अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं रबा फातिमा और आप सुन रहे हैं द पावर मिनट्स का एक नया एपिसोड। और आज हमारे साथ मौजूद है साजिद शरीफ, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज में 10 साल से ज़ायद वसी तजुर्बा रखते हैं। साजिद शरीफ इस वक्त रेहान फाउंडेशन में हेड ऑफ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स एंड जॉब इंक्यूबेटर के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इससे पहले वो इसी फाउंडेशन में सीनियर ह्यूमन रिसोर्सेज के ओहदों पर फाइज भी रह चुके हैं। मजीद ये कि वो इलेक्ट्रो मीडिया में भी काम करते रहे हैं। इसके अलावा साजिद शरीफ ने रोटरी इंटरनेशनल में क्लब टीचर्स और सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से भी हिस्सा डाला है। आज के एपिसोड में हम इनके तजुर्बात, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस और लीडरशिप स्किल्स पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह मुख्तलिफ तंजीमों में मुलाजमीन की इस्तात कार को बढ़ाने और इदारे की कामयाबी में क्या अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम साजिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुबाब, आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक-ठाक मज़े में, बिल्कुल फ्रेश इस सुबह की तरह जैसे ये खूबसूरत सुबह हो रही है। तो साजिद, मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में जो चीज़ ऐड की अगर उसमें से मुझसे कोई चीज़ रह गई हो और आप ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ ऐड कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल मैं ऐड कर देता हूँ। और सुन के बहुत अच्छा लगा कि खूबसूरत सुबह की तरह आप भी खूबसूरत हैं और फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर हैं, विच इज़ गुड। और हम सबको जो है वो सुबह में यही एनर्जी, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके पावर मिनट्स के अंदर, और आपकी ऑडियंस तक जो है वो मेरे बारे में और हम किस तरीके से एज एन एचआर चीज़ों को मैनेज करते हैं उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आज हम सीखेंगे एक दूसरे से। तो एज़ यू नो कि जी, मेरा नाम एचपी साजिद है और मैं रेहान फाउंडेशन में एज हेड ऑफ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट इंक्यूबेटर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा 10 साल से वसी जो है वो मेरा ह्यूमन रिसोर्स का तजुर्बा है, जिसमें लोकल एंड एमएनसीज के साथ काम करने का जो है वो एक्सपीरियंस रहा है, और पाकिस्तान के 34 सिटीज़ में भी काम किया है। सिमिलरली एज एन सोशल एक्टिविटीज डिफरेंट एनजीओ के साथ भी साथ साथ जो है वो काम करता रहता हूँ, जिसका पर्पस ये होता है कि जी अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी। सो दिस इज अबाउट मी। ज़बरदस्त। साजिद, मैं जानना चाहती हूँ कि माशाल्लाह मैं जब से इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ रेहान स्कूल का, मैंने आपको बहुत हाईली मोटिवेटेड, बहुत एक्टिव, बहुत फ्रेश और बहुत कूल पर्सनैलिटी देखा है। तो वो राज़ जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या सोच है, जो साजिद साहब को हमेशा एक जैसी, कहते हैं ना कि टून को मेंटेन रखने में हेल्प करती है? उसूली तौर पे तो शायद मुझे ये कहना चाहिए था कि जी ये तो बहुत सीक्रेट रेसिपी है, मुझे शायद नहीं बतानी चाहिए आप लोगों को। बट बहुत इजी और बहुत सिंपल फार्मूला है, और वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप उसको पैशनेटली कर रहे हैं और आपको उसको करने में मज़ा आ रहा है, सो दिस इज़ माय गारंटी कि आप कभी भी अपने किसी भी डोमेन के अंदर ना आप बोर होंगे, ना आप परेशान होंगे, ना आप डिमोटिवेटेड होंगे। तो ये एक आसान सा फॉर्मूला है कि जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी डोमेन में आप लोग मौजूद हैं, सिर्फ फोकस ये करें कि अपने काम को एंजॉय करें, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ करें, टास्क डेलीगेट करना सीखें और नाराज़गियाँ कम से कम रखें। तो मेरा ख्याल है फिर आप खुश भी रहेंगे और अच्छे से काम भी करेंगे और मोटिवेटेड भी हमेशा रहेंगे। कहते हैं कि हर किसी को खुश रखना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन एचआर एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसी फील्ड है कि उसको अपने तमाम एम्प्लॉयज को चाहते हुए भी, और अगर बात ये कर दी जाए ना चाहते हुए भी, खुश रखना पड़ता है। तो ये कैसे होता है कि सबको एक साथ खुश रखा जाए, चाहे उसका ताल्लुक एजुकेशन से डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो सेल्स का हो। तो कैसे, मतलब हर किसी को कैसे खुश रखा जा सकता है? आपके सवाल में ही आपने जवाब भी दे दिया था कि इस वैसे नो डाउट सबसे मुश्किल काम है सबको खुश रखना। तो मुझे जो उसका फॉर्मूला मिला वो ये मिला कि सबसे पहले आप खुद तो खुश रह लें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप खुद ही खुश नहीं है, आप खुद ही डिमोटिवेटेड है, तो आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे? सो फर्स्ट और सेकेंडली एज एन एचआर प्रोफेशनल्स, चूंकि मेरा रोल भी यही है कि जी मैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एज ब्रिज का रोल मैं प्ले करता हूँ। सो उसके अंदर आपको दोनों एंड के ऊपर जो है वो आपको चीज़ें सुननी पड़ती हैं।
अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो अल्टीमेटली लोगों को नहीं पसंद आती, बट एज़ एन एचआर हमने क्या करना होता है कि हमने गोल अलाइनमेंट और विज़न अलाइनमेंट जो है वो दोनों के अंदर मैच करनी होती है। क्योंकि जब आप किसी इदारे में जाते हैं तो वहाँ का विज़न अलग होता है, कल्चर अलग होता है, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो अब अगर मैं ऐसे लोग लेके आ जाऊँ जो मेरे गोल से और मेरे विज़न से ही अलाइन नहीं है, तो उनको सँभालना तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल काम है। आप उनको नहीं सँभाल सकते क्योंकि वो जब आपके विज़न के साथ ही अलाइन नहीं है, तो वो फिर आपके साथ काम कम करेंगे और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेंगे। तो हमारी प्रैक्टिस और चूँकि अगर मैं रेहान फाउंडेशन की इटसेल्फ बात करूँ, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जी इट्स टोटली अ नॉन ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट, नॉन ट्रेडिशनल वे में हम डील कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर हमें लोगों को सिखाने में बड़ी आसानी होती है। आपने खुद भी देखा कि हमारे पास जब रिसोर्स आती है, डे 1 से उससे काम नहीं करवाना शुरू करते, जो कि एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट या कॉर्पोरेट में होता है। हम बल्कि उनको पहले फर्स्ट टू 3 मंथ्स हम ट्रेनिंग देते हैं कि जी आओ, कुछ भी ना करो, सिर्फ़ जो हमारा करिकुलम है, हमारा लेवल 1 है, उसको फ़ॉलो करो, उसको अंडरस्टैंड करो, ताकि आपको समझ आए कि जी हम किस पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं और हम किस मिशन पे हैं। तो जब वो ये चीज़ें उनको समझ आ जाती हैं, तो फिर जी वो आपके साथ अलाइन हो जाते हैं, आपकी बातें भी सुनना शुरू कर देते हैं, खुश भी रहते हैं और जो है वो ज़िंदगी बड़े सुकून से गुज़र जाती है। एक सवाल ज़हन में आया अचानक से कि अगर मैं बात करूँ एक जज की, उसके लिए ना उसको फ़ैसला सुनाना मुश्किल होता है सज़ाए मौत के लिए, और एचआर में अगर हम होते हैं तो कहते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस होता है। तो ये दोनों प्रोसेस एक ऐसे होते हैं जो बहुत तकलीफ के होते हैं। तो आपको कभी कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी याद आपको आपकी मेमोरी का पार्ट हो कि ऐसा कोई डिसीज़न लिया हो जिसमें आपको खुद भी तकलीफ हुई हो? हाँ, शुरू-शुरू में डेफ़िनेटली जब नए-नए थे एचआर के अंदर तो उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है इमोशंस बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फ़ेस किए हैं बट देखें अल्टीमेटली होता ये है कि किसी कोई भी डिसीज़न सबसे पहले टर्मिनेशन का डिसीज़न लेना किसी भी इदारे के लिए, एचआर के लिए आसान नहीं होता। कोई भी नहीं चाहता कि जी जब एक रिसोर्स आपके पास इतना अर्सा काम कर रहा है और फिर आप उसको टर्मिनेट करें। तो टर्मिनेट की कोई प्रैक्टिस होती नहीं है बट अल्टीमेटली सम टाइम कुछ ऐसे स्टेप्स आते हैं जहाँ पे यू हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस जिसमें आपका दिल नहीं कर रहा होता बट एज एन एचआर और एज एन प्रोफेशनल मुझे इमोशंस में हर वक्त नहीं रहना आई हैव टू कंट्रोल माय इमोशंस और मुझे प्रैक्टिकली चीज़ों को जो है वो लेके चलना है एज पर पॉलिसी और तमाम चीज़ें। अच्छा अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जी आपके सामने एक टर्मिनेशन टर्मिनेशन ले लें या रिजाइन ले लें जो भी आप उसको कह लें केस आता है तो आपके सामने जो स्टोरी आती है वो वन साइडेड स्टोरी आती है कि जी ओ ये तो आज एचआर आए और एचआर ने जो है वो सुबह सुबह इनको लेटर दे दिया कि जी ठीक है आप नोटिस पीरियड सर्व करें और आप छुट्टी करें। लेकिन वो उस स्टेज पर आने से पहले उस एम्प्लॉय के साथ कितने काउंसलिंग सेशंस हुए, कितने उसके साथ परफॉर्मेंस सेशन हुए कि जी हम परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करें, उनके साथ बैठे, डिस्कस किया, उनके प्लान्स को शेड्यूल किया और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके अकॉर्डिंगली हमने प्लान कर लिया जी ठीक है चलें आपको ये चैलेंजेस आ रहे हैं, सो लेट्स डू वन थिंग कि हम क्या करते हैं हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उसके बाद भी अगर कंटिन्यूटी पे वो चीज़ें नहीं होती तो ज़ाहिर-सी बात है फिर यू हैव टू टेक दिस डिसीजन और वो फिर हम लेते हैं और वो बज़ाहिर नज़र आता है कि जी बहुत हार्ड डिसीजन है, एचआर तो बहुत ज़ालिम है, जी यूँ बंदों को टर्मिनेट कर देता है, लेकिन बैक स्टोरी उसकी ये होती है। ज़बरदस्त। वैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरा पिछला एक्सपीरियंस, और जब मैं खुद भी प्रिंसिपल थी, हमारी एचआर होती थी और फिर मुझे भी एक 1 साल एचआर का एक्सपीरियंस हुआ। तो एचआर जो होता है ना, कहते हैं कि मतलब दिखने में हमें वो कुछ और लग रहा होता है और पॉलिसीज़ और इम्प्लीमेंटेशन करवाने में हमें कुछ और लग रहा होता है। बट मेरा यहाँ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, आप बहुत प्यारी एचआर हैं, बहुत प्यारा एचआर हैं आप। माशाल्लाह, इस हवाले से प्यारा मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बहुत सपोर्टिव। मैंने मतलब ऐसी एचआर का एक्सपीरियंस अभी तक बहुत कम हुआ है मेरे साथ, और समझ लें जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो रेहान फाउंडेशन में हो रहा है कि ये वो एचआर है जो आपको स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत गाइड करते हैं। और क्योंकि एचआर होता है बस रिपोर्ट बनाया, फाइनल करा और बंदा हायर फायर विदिन 2 मिनट सेकंड हो गए। बट रियली अमेजिंग, और इस सब्र तहम्मुल के लिए हम और हमारी टीम और मैं खुद पर्सनली आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अब एआई का दौर है, आप क्या देखते हैं
कि ये जो एआई आ रही है ये एचआर को किस तरीके से, जो कि इतने ज़्यादा टीम में लोग काम कर रहे हैं, क्या ये साइज़ कम हो सकेगा? क्या पूरा ही ये एआई काम कर रहा होगा? थोड़ा-सा इस हवाले से ज़रा अपना ओपिनियन शेयर करें। बिल्कुल देखें, एआई की एग्जाम्पल इस तरीके से है कि जी आप एक पुराने दौर में आप चली जाएं और आप वहाँ देखें कि जी एक दौर था कि आप किसी भी इदारे में जाते तो वहाँ पे एक टाइपराइटर बैठा हुआ होता था और हर किस्म के जो है वो लेटर को टक 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 करके जो है वो सारे लेटर्स बना रहा होता था। वक्त चेंज हुआ, प्रिंटर्स आया, तो अब हुआ क्या कि जी जिन लोगों ने प्रिंटर्स को चलाना सीख लिया, कंप्यूटर्स को सीख लिया, तो उनकी एफिशिएंसी और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो वो आगे ग्रो कर गए। कुछ ऐसे थे जो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, हम तो इसी तरीके से टाइप करेंगे, तो वो लोग पीछे रह गए। सिमिलरली फॉर एआई, अगेन जो लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि जी एआर जो है, एआई जो है वो बहुत सारे लोगों की जॉब्स को खा जाएगा और लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो लोग ज़रूर अनएम्प्लॉयड होंगे जो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे। फॉर मी एआई इज़ द मोस्ट, मतलब एक किसी नेमत से मेरे लिए कम नहीं है, क्योंकि मेरे वो काम बहुत से जो मैं खुद बैठ के जब करता था तो मुझे उसके लिए घंटों घंटों लगते थे। एज एन एच आर आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप पॉलिसी भी ड्राफ्ट कर रहे होते थे, सौ तरह की चीज़ें आप बना रहे होते, तो उसके अंदर आपको बड़ा एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, बिल्कुल फोकस होके आप काम करते हैं, आपका एक एक दिन जो है वो इसी में निकल जाता है। अब एआई ने एचआर को क्या हेल्प आउट की कि जो आपके रिक्रूटमेंट के अंदर भी वो आपको हेल्प आउट कर रहा है, आपको एक एक सीवी, 100 सीवीज आ रही हैं, आपको सारी रिव्यू नहीं करनी पड़ रही, तो उसने आपका टाइम बचाया, जिससे बेनिफिट ये हुआ कि जो आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब मैं एआई का टूल यूज़ करता हूँ, मुझे 5 मिनट के अंदर मैक्सिमम जो है वो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे 100 या 1000 सीवीज के अंदर से कैंडिडेट्स निकाल के दे देता है। सिमिलरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, पॉलिसीज़ हैं, तो वो ड्राफ्ट करने के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो मेरा 90% जो टाइम वेस्ट होता था खुद से बैठ के सोचने में, लिखने में, वो सब बचना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अब मैं बाकी दूसरी चीज़ों पे, ग्रोथ और एक्सपेंशन के ऊपर जो है वो मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। पहले मैं इसी में सारा दिन निकाल देता था। तो तमाम लोगों को इसको डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए। जितना जल्दी इसको सीखेंगे उतना आपको फ़ायदा है। नहीं सीखेंगे तो जी कल को आप भी रो रहे होंगे कि जी एआई ने जो है वो हमें अनएम्प्लॉयड कर दिया, जो कि आपकी अपनी खुद की गलती होगी, एआई का इसमें कोई कसूर नहीं है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएँ कि अगर आपको कभी मौका मिलता है, 1 दिन के लिए अपनी इस मौजूदा ज़िम्मेदारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए, और आपका क्या ओपिनियन होगा कि आप इन ज़िम्मेदारियों से छुटकारा हासिल करके किसी बिल्कुल मुख्तलिफ आपको शोबे में काम करना पड़े, तो वो कौन-सा शोबा होगा? और जानना चाहूँगी क्यों होगा? अच्छा, सवाल आपका बहुत अच्छा है और इस पर मैं ऑलरेडी कोई 2017 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और उसका रीज़न बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त रीज़न था उसका। था मेरे एक एमएनसी क्लाइंट थे, तो उनके एचआर के हेड के साथ मेरी बहुत अच्छी जो है वो टर्म्स थी, एक फ्रेंडली माहौल था। तो उनसे एक दफ़ा गपशप लग रही थी, तो उन्होंने मुझे मुझे इत्तेफाक से बड़ा पता चला कि जी ये साहब जो इस वक्त इस मल्टीनेशनल कंपनी के एचआर हेड हैं, एचआर प्रोफेशनल तो ये कभी थे ही नहीं ज़िंदगी में, ये तो सप्लाई चेन के बंदे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो उन्होंने मुझे बताया, एग्जाम्पल कोट करी कि एचपी तुम्हारे जो सीईओ हैं, तुम ये देखोगे कि वो सबको डील कर रहे होते हैं, वो अकाउंट्स को भी डील करते हैं, एचआर को भी करते हैं, मार्केटिंग को भी करते हैं, सबको कर रहे होते हैं। तो तुमने कभी सोचा ये कैसे होता है? मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं सोची ये बात तो। हम तो सोचते थे हो सकता है उन्होंने इतना उनका एक्सपीरियंस है, जगह जगह उन्होंने काम किया होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि हर 2 और 3 ईयर्स के अंदर हमें डिपार्टमेंट से शिफ्ट करके दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसकी ट्रेनिंग करवा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है होता हो, तो वो बात आई गई हो गई। उसके बाद मैं जब लेबर डिप्लोमा कर रहा था तो वहाँ पर मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई। वो भी एक एमएनसी कंपनी के रिसेंटली एचआर मैनेजर बने थे और वो ट्रेनिंग पर आए थे। जब उनसे मैंने बात की तो पता ये चला कि जी उनका भी एचआर से कोई वास्ता ज़िंदगी में नहीं रहा। वो तो बल्कि इंजीनियर है। तो मैं फिर अगेन मैं बड़ा सरप्राइज़्ड हुआ। मैंने कहा ये क्या बात है? मैंने फिर उनसे पूछा, उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ जो है वो कन्वे की। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें सीखनी चाहिए आपको। तो देन फिर क्या किया कि जी मैं अपने सीईओ के पास गया। मैंने उनसे कहा कि जी मेरे पास ये कुछ टाइम होता है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कुछ चीज़ें दूसरी सीखना शुरू कर दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो, कोई मसला नहीं, बस तुम्हारा अपना काम ना सफ़र हो। मैंने कहा वो नहीं होगा, आप बेफ़िक्र हो जाएँ।
तो अब मैंने क्या करना शुरू किया, मैं अपने सुबह में सारे काम करने के बाद जब मेरे पास कुछ टाइम स्पेयर में होता था, तो मैं क्या करता था, मैं कुछ देर सप्लाई चेन वालों के पास जाके बैठ जाता था, चूँकि उनके साथ कम्युनिकेशन तो थी ऑब्वियसली क्रॉस डिपार्टमेंट्स की वजह से। तो मैं उनके साथ बैठता था, उनसे पूछता था कि आप वेंडर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इनके टैक्सेस वगैरह क्या होते हैं। सिमिलरली जो है मैं फाइनेंस वालों के पास जाता था, उनसे पूछता था कि जी मैं अपने क्लाइंट की जो आपको इनवॉइसेस वगैरह दे रहा हूँ, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इसमें विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने उनसे बातों बातों में पूछना शुरू कर दी। 1 डेढ़ महीना मैंने लगाया। तो उसका उसका फायदा बेसिकली ये हुआ कि अब मुझे सारी चीज़ें बेसिक्स आना शुरू हो गई। तो अब हुआ ये कि एक दफ़ा मैंने अपनी इनवॉइस भेजी, अब फाइनेंस वालों ने मेरी वो इनवॉइस रोकने की कोशिश करी। तो अब चूंकि मुझे पता था कि वो क्यों रोकेंगे, वो सारी चीज़ें मैं तैयार करके बैठा, तो वो सर पकड़ के बैठ गया। मेरा फाइनेंस मैनेजर मुझे कहता था कि यार साजिद भाई, आपको तो गलती कर दी सिखा के, अब तो हम आपकी इनवॉइसेस भी नहीं रोक पा रहे, कि जो चीज़ हम रोकने की कोशिश करते हैं आप हमारी ही सीखी हुई चीज़ें हम ही पे कर देते हैं। सो ये वो चीज़ थी जो मैं आज तक इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और उसका बेनिफिट ये है कि जो आपके सामने की जी मैं यहाँ बहुत सारे डोमेन भी साथ साथ जो है वो देख रहा होता हूँ, और चीज़ें बड़े आराम से चल रही होती हैं। तो ये है इसकी पूरी कहानी। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके इस जुमले से मुझे याद है, कभी किसी से ऐसा जुमला आपने सुना कि ओहो, एचपी हमें ही हमसे ही सीख के हमें सिखा रहे हैं? कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ? बिल्कुल हुआ है। फाइनेंस मैनेजर के बड़े अच्छे रिमार्क्स थे। वो खुद ये कहते हैं कि यार तुम्हें सिखा के जो है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में गलती कर दी थी। और अगर और दूसरा ये है कि मुझे तुमने कोई मौका नहीं दिया, मुझे कभी अगर मौका मिलता है ना, तो मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लेता। एक अच्छे नोट में उन्होंने ये बात कही। तो इस तरीके से सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नहीं, ये काफ़ी डिपार्टमेंट का उसके बाद इश्यूज था, जो क्रॉस डिपार्टमेंट में कनेक्टेड थे मेरे साथ। तो वो सब बड़े परेशान होते थे कि यार इसको अब सारी चीज़ें पता है। नॉर्मली क्या होता है कि जी अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता, तो वो फिर क्या करते हैं कि जी कुछ भी कहानी घुमा दो कि जी नहीं वो अभी यूं है ऐसे, और आपको चूंकि नहीं पता तो आप उनकी मान लेते हैं और आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता। और ये इत्तेफाक कभी आपके साथ हुआ और आपने किसी एम्प्लॉय के लिए यूज किया हो कि मैंने इस बंदे को सिखा के जो है ना गलती कर दी? नहीं देखें, एज एन एचआर में बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली सिखाता हूँ। आपको याद है कि जी बहुत सारे लोगों को रिटर्न का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे खुद देता हूँ, जो कि ऐसा भी है कि वो सम टाइम वो मेरे लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। डिस्पाइट ऑफ दिस मैं सिखाता हूँ कि जी ठीक है आप सीख लें, क्योंकि होता यह है कि अगर आपके अपने हिस्से की चीज़ें पूरी है ना, तो आई गारंटी यू कि फिर आपको अपने डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे आप उसको अपना पूरा डोमेन सिखा भी दें। अगर मैं यहाँ बात करूँ इवैल्यूएशन प्रोसेस की, परफॉर्मेंस जो है इवैल्यूएट करने की, तो आपका एक वसी एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है कि आपका एक्सपीरियंस और ये जो आप एआई के ज़रिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे, तो इसमें कोई आप वाज़ेह चेंजिंग देखते हैं कि ये किस तरीके से इवैल्यूएशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बना रहा है? बिल्कुल डेफिनेटली देखें, इवैल्यूएशन प्रोसेस एआई किस तरीके से आसान कर रहा है कि हम अपने तमाम टीम मेंबर्स के जो केपीआईज हैं, हम उसको टारगेट बेस्ड कर रहे हैं। तो टारगेट बेस्ड करने का बेनिफिट ये होता है कि जी आपको इवैल्यूएशन में आसानी हो जाती है। वरना मोस्टली चूंकि मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके आया हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट इवैल्यूएशन के वे जो प्रोसेस हैं वो मैंने सीखे हैं, और कुछ तो ऐसे भी थे जिसका कोई तुक नहीं बनता। लाइक कि जी वो बिल्कुल ओपन एंडेड जो है वो केपीआईज होते हैं, जिसको आप की कभी भी किसी भी सूरत में जो है वो आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक तो ओपन कम्युनिकेशन होती है, और वो सारी बातें हवाई में होती हैं कि जी ये करना होगा वो करना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि जी हम उसको टारगेट बेस्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें आपके कैंपस के टीम मेंबर्स की, तो उनके सबके टारगेट डिफाइन है कि डेली बेसिस के ऊपर आपको जो है वो 2 इंटरव्यूज करने हैं, एक आपको कोडिंग का टास्क करना है, कॉल एनी करनी है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जी इवैल्यूएशन में आपको आसानी हो जाती है। और अब हम इसी रिपोर्टों को हम जब एआई के टूल्स के थ्रू हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो हमने सिर्फ क्या करना है, हमने रिपोर्ट्स लेनी है और उसको एआई टूल्स को देना है। वो ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड्स और मिनट्स आप कह लें इसको, तो वो आपको पूरा इवैल्यूएट करके दे देगा कि जी इन इस पर्टिकुलर टीम मेंबर्स की जो है वो इस वीक की या इस मंथ की ये परफॉर्मेंस है, इसको हो रहा है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि हर इंसान के अंदर ना एक वो होता है पैसा, माली ख्वाहिशात होती हैं।
और कि उसको कुछ इस तरह के बेनिफिट्स मिलें। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो सैलरीज़ होती हैं या अदर बेनिफिट्स होते हैं, उसके लिए मुलाज़िमान की बड़ी कहते हैं ना कि उनकी तरग़ीबात होती है। लेकिन बाज़ औक़ात अंदरूनी जज़्बा जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन साबित होता है। तो आप अपनी टीम को अंदरूनी तरग़ीब फ़राहम करते हैं कि वो किस तरीके से मतलब सिर्फ़ वो माली ही फ़वाइद की ख़्वाहिश ना रखें, उनकी एक पर्सनल इंटरैक्शन और पर्सनल उनकी इंटरेस्ट किस तरीके से आप डेवलप करने में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ना, वो ये आता है और ये सिर्फ़ हमारे नहीं, ये अनफॉर्च्युनेटली तकरीबन हर जगह का ही प्रॉब्लम्स है, वो ये है कि जी हम अपनी ग्रोथ को फ़ोकस करते हैं पैसों से, जो कि हम गलत करते हैं। और हम क्या करते हैं कि जी हम अपने आप को टास्क लिमिटेड रखते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि आप जिस पर्पज़ के लिए हायर हुए हैं, वो आप सर्व कर रहे हैं, ऑर्गनाइज़ेशन आपको उसका पे दे रही है और वो चीज़ें मैच हो गई, लेकिन उसमें आपकी ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी इनोवेशन नहीं है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है कि चीज़ों को हमने कैसे बेहतर करना है, न्यू आइडियाज़ शेयरिंग नहीं है, तो हम क्या सिखाते हैं, जो वर्ड मैं आप तमाम लोगों के साथ यूज़ करता हूँ, दैट इज़ वेरी सिंपल कि जी वैल्यू क्रिएट करना शुरू कर दें। जब आप किसी भी इदारे के अंदर वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो फिर आपकी जो भी आस्क है, जो भी आपकी डिमांड्स है, वो आप बड़े आराम से फुलफ़िल कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मौजूद हूँ, मेरे होने से सिर्फ़ जो एक डे टू डे टास्क है, मैं वही करता रहूँ और कोई एडिशनल वैल्यू ऐड ना करूँ, जिससे इदारे को बेनिफिट हो, तो डेफ़िनिटली किसी भी कंपनी में मैं होऊँगा, तो वो ये तो कहेंगे कि जी ठीक है, आप ये काम कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम आपको ये कंपनसेशन दे रहे हैं, ये आपका मैच हो गया, चलें थैंक यू सो वेरी मच। बजाए इसके कि आप ये फ़ोकस करें कि मुझे अगर किसी काम को करने के ₹100 मिल रहे हैं, तो मैं ₹100 वाला काम ₹150 क्यों ना करके दूँ? ₹50 का एक्स्ट्रा काम करके दें, वो आपकी वैल्यू क्रिएट करेगा, सामने वाला आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। जब आपकी वजह से अगले को ये लगता है कि जी यार ये बंदा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ₹100 लेके ₹150 का काम करके देता है, अब इसके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है, तो वहाँ फिर ऑटोमैटिकली जो है आपकी हर हिसाब से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और फाइनेंशियल ग्रोथ या मॉनेटरी बेनिफिट्स तो उसके साथ ही आते हैं। आप सिर्फ़ फ़ोकस करें कि जो आपने अपनी पर्सनल लेवल के ऊपर ग्रोथ कैसे करनी है, वो आप कर लें, पैसा उसके साथ ऑटोमैटिकली आएगा। बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा साजिद कि समटाइम ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बेस पर जो रहता है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एम्प्लॉइज़ उस चीज़ को और उस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को जो आपकी तरफ से दी जा रही थी, अगर कोई स्टाफ वैसे तो इतना उनका काउंसलिंग सेशन हो जाता है। सपोज़ ऐसी कोई सिचुएशन है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो आप में आपका क्या उसमें अहम किरदार होता है कि उसको किस तरीके से कन्विंस किया जा सके? देखिए, उसमें उसमें फिर होता ये है कि आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस भी सुननी पड़ेंगी कि वो एक्चुअली खुद क्या चाह रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसको आप सुनें, उसके साथ डिस्कस करें, फिर आपके ऑर्गनाइज़ेशंस की क्या एक्सपेक्टेशन है, उस चीज़ को डिस्कस करें और एक ऐसी विन-विन सिचुएशन जो है वो आप क्रिएट कर लें, जिससे दोनों को बेनिफिट हो और जो एम्प्लॉयी जो इस वक़्त डिमोटिवेटेड है, थोड़ा-सा परेशान है, उसका मसला भी हल हो जाए और ये वाला प्रॉब्लम जो है वो उसका खत्म हो जाए। एचआर में ना अक्सर कहा जाता है कि ये जो डिपार्टमेंट है ना ये मैनेजमेंट की आवाज़ है या मुलाज़मीन का वकील है। कभी ऐसा वाक़या पेश आया कि आपने उनकी गलतफ़हमियों को दूर किया हो, कोई यादगार लम्हा जो आपके लिए बहुत मायने रखता हो? देखें इसके अंदर डेफ़िनेटली ऐसा ही है, एचआर जो है वो सिर्फ़ एम्प्लॉयी या टीम मेंबर्स का वकील नहीं होता, बल्कि वो एम्प्लॉयर के साथ भी होता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जी एज़ ब्रिज का रोल जो है वो एचआर प्ले करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम येस, ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो पॉलिसी शायद कुछ इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं जिसको एम्प्लॉयी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। तो वहाँ पर जो है वो फिर एचआर अपना एक रोल प्ले करता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ अलाइनमेंट करता है, उनको मोटिवेट करता है, ताकि वो बेसिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें और वो जो चीज़ नई चीज़ों को अडॉप्ट करने से डर रहे हैं ना, वो दूर करें। मेरे केस के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, क्लाइंट का शायद मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक एमएनसी क्लाइंट थे। वहाँ पर ये सेम सिचुएशन आई थी और वो शायद बहुत ज़बरदस्त मेरी लर्निंग थी क्योंकि वो जो केस मैंने डील किया था, दैट वाज़ एन अमेज़िंग एक्सपीरियंस क्योंकि उसके अंदर एम्प्लॉयर भी तैयार नहीं था मानने के लिए और एम्प्लॉयी भी तैयार नहीं था। तो दोनों बिल्कुल अपनी जगह पे स्ट्रिक्ट हो गए थे और वहाँ एचआर
को बड़ी तगो-दो करनी पड़ी कि उसको थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से करवानी पड़ी, थोड़ी-सी एम्प्लॉय से करवानी पड़ी और एक विन-विन सिचुएशन हमने बनवाई, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो फिर दोनों थोड़ा-थोड़ा खुश हो गए और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब दोनों की एक्सपेक्टेशन मीट होना शुरू हुई, तो वो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। अमेजिंग। अच्छा, अभी जो है ना हम देखते हैं कि ये जो रिमोट वर्क कल्चर है ना बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुका है। तो मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो ये रिमोट वर्क तेज़ी से अपनाया जा रहा है, तो आपके तजुर्बे के मुताबिक रिमोट वर्कर्स की जो ये उनकी भर्ती जो हो रही है और उनकी मैनेजमेंट में क्या मुनफरिद चैलेंज सामने आ रहे होते हैं या आए हैं या मज़ीद क्या आ सकते हैं? देखें, रिमोट जॉब्स तो डेफिनेटली एक कोविड की नेमत ही है हमारे लिए कि जिसने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया कि जी घर बैठ के भी जो है वो आप काम कर सकते हैं, लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टूड किया। वो ये किया कि जी आज क्या है कि जी हर बंदा जो है, किसी ने अगर फैक्ट्री में भी जॉब करनी है तो जब वो जाके अप्लाई करेगा तो शायद वो भी ये पूछ ले कि जी क्या मैं ये फैक्ट्री वाला काम रिमोटली कर सकता हूँ। तो इस हद तक लोगों ने मिसकॉन्सेप्ट किया हुआ कि जी ठीक है, अब इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं। रिमोट जॉब जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बट अब हम दूसरी बात करें तो जी यस, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। वर्क चेंज हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं जो है वो अपनी कॉस्ट सेविंग करना चाहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त यूएस के अंदर अगर आप जाते हैं तो मिनिमम जो सैलरी भी आपको देनी पड़ती है ब्लू कॉलर को, डेट इज अराउंड 3,500 से 4,000 डॉलर जो है वो मंथली बनती है। अब आप उसको हायर करते हैं, फिर उसके मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, बोनस, डिफरेंट अलाउंसेस, फिर आप ऑफिस में बिठा रहे हैं तो आपके ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं, चाय भी पिला रहे हैं, कॉफ़ी भी पिला रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज एक रिसोर्स आपको मिनिमम भी जो है वो $10,000 पे जो है वो कॉस्ट करती है। तो कोविड के बाद जो है वो फिर गोरे ने ये देखा कि यार, मैं यही रिसोर्स जो मुझे $10,000 में मिल रही है, मुझे इतनी सारी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं कि जी मैं ये भी संभालूं, ये भी संभालूं, ये भी करूं, वाई नॉट कि जी मैं रिमोट में जाऊं। अब आ जाए पाकिस्तान में, तो अब वो ये देखता है कि जी पाकिस्तान एंड फिलीपींस जो है वो उनके लिए बहुत आइडियल जगह है। फिलीपीन इज ऑन टॉप डेफिनेटली, क्योंकि उसकी डिफरेंट वजूहत हैं। तो वो ये देखता है कि मैं यही बंदा रिमोटली हायर कर लूँ। अब जहाँ $10,000 में मुझे एक बंदा कॉस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में तो $10,000 में वो हजार हजार डॉलर के जो कि टॉप नॉच रिसोर्सेज होती हैं, वो 10 बंदे हायर कर लेगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 10x बढ़ जाती है। अभी एक बंदा काम कर रहा था, अब 10 बंदे करेंगे उसी सेम कॉस्ट के ऊपर, तो उसको बेनिफिट हो गया। अब दूसरी चीज, रिमोट जॉब को जो इनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? वो इसलिए आसान है कि जो एआई बेस्ड बहुत सारे टूल्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम यूज़ करते हैं। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपको किसी भी टीम मेंबर के सर पे नहीं खड़ा होना पड़ता। बाय द एंड ऑफ देयर शिफ्ट या मिड ऑफ द शिफ्ट आप आएँ, सॉफ्टवेयर ओपन करें और चेक कर लें कि जी इन जनाब की इस वक्त की क्या प्रोग्रेस है, क्या है। सारा दिन इन्होंने बैठ के सिर्फ लैपटॉप को ओपन करके छोड़ दिया या कुछ काम भी किया। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं कि आपने कितने आवर्स, कितने सेकंड्स आपने अपने सिस्टम पे काम किया, और इनफैक्ट क्या क्या काम किया। क्या सिर्फ बैठ के माउस से टिक टिक करते रहे या वाकई में कुछ टाइप किया, तो क्या टाइप किया। और वो फिर रैंडमली 2 मिनट 5 मिनट जो भी आप टाइम सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपके काम के स्क्रीन शॉट्स ले रहा होता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस पूरी पता चल जाती है कि जो ये बंदा हमारा जो है टास्क बेस्ड, ये क्या इसने आज सारा दिन क्या किया। तो वो ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू फिजिकली जो है वो फिर आप एक एक बंदे को जा जाके रोज चेक करें। इट्स रियली अमेजिंग। साजिद, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि इंसान ज़िंदगी में गलतियाँ करता है, तो आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा? गलतियां तो डेफिनेटली बहुत बेशुमार की हैं, और एक चीज़ डेफिनेटली ये सीखी कि जो चीज़ आज आपने गलत कर दी है उसको सही कर दें और दोबारा उस गलती को ना करें। क्योंकि मैंने ये सीखा है कि गलती इंसान एक दफ़ा या दो दफ़ा ज़रूर कर सकता है, लेकिन अगर 3 दफ़ा कर रहा है तो वो शायद गलती नहीं है, वो उसकी आदत हो गई है। तो जब से ये चीज़ सीखी है तो हमेशा ये चीज़ फॉलो की है कि जी जो आज आप गलत कर चुके हैं उसको सही करें और नेक्स्ट टाइम उस गलती से अवॉइड करें। और सबसे अच्छी चीज़ रेहान फाउंडेशन की जो है वो यही है कि जी हम तो ओपन रिस्क कहते हैं कि जी जितनी गलतियां करनी है करो, एटलीस्ट कर तो लो। नौर्मली क्या होता है, अब किसी और इदारे में, कॉर्पोरेट में अगर आप चले जाएं तो वहां तो जी सख्ती से कहा जाता है खबरदार, जो तुमने कोई गलती करी पहले दिन ही तुम्हें नौकरी से जो है वो टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन यहाँ जब हम आते हैं, हम डे वन में ही कहते हैं कि
बस आप कर लेना, सही होगा गलत होगा वो हम बाद में देख लेंगे, जस्ट डू इट। तो ये मुझे सर रेहान की बात बहुत अच्छी लगती है कि जी हम इतना लिवरेज देते हैं कि जी गलत ही सही, कर तो दो। बिल्कुल आपने यहाँ पे ठीक कहा, और यहाँ पर स्पेशली सर रेहान का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आप जैसी पर्सनैलिटीज़ का भी एचआर के लिए इंतखाब किया हुआ है, क्योंकि एचआर बहुत बड़ा एक डोमेन, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपने अंडर जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके लिए एनवायरनमेंट और पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, जो नए लोग एचआर इंटर्नशिप की तरफ आ रहे हैं उनको मैसेज देना चाहते हो, या जो ऑलरेडी एचआर एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा खास मैसेज या कोई ऐसी खास सजेशन जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनके लिए हेल्पफुल हो सके? बिल्कुल देखें, सबसे पहले तो माशाल्लाह आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं दे आर रियली लकी माशाल्लाह, कि जी उनके पास वो चीज़ें अब इस वक्त मौजूद हैं जो शायद हमने अपने टेन्योर में हमें सोच भी नहीं सकते थे कि हमें इस तरीके की आसानियाँ मिलेंगी ज़िंदगी में। तो बिल्कुल आसान है, वो यही है कि जी तमाम लोग एआई को जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी ज़िंदगी के अंदर अडॉप्ट करें, उसको रोज़ इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी आसान करें। ये बच्चों के लिए भी है, और जो हमारे एचआर प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली काम कर रहे हैं, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ में घबराते हैं कि पता नहीं एआई नहीं हो गई, क्या चीज़ हो गई, पता नहीं जॉब खतरे में आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो इससे डरे नहीं, इसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें और आप अपनी ज़िंदगी जितनी आसान कर सकते हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बस एआई एआई यूज़ करो और इसी को करते रहो, तो आप खुद भी ग्रो करोगे और बहुत कुछ नया सीखोगे भी। तो मेरा ख्याल है यही एक मैसेज है कि जी बस एआई एआई करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, और सुबह तो है ही हसीन, और आपने मज़ीद हमारी सुबह को बहुत हसीन बना दिया अपनी इस खूबसूरत गुफ्तगू के साथ, एक अच्छे वक्त के साथ। और यहाँ पर मैं फाइक अली का कमेंट ऐड करना चाहूँगी। उन्होंने आपको कहा है गुड मॉर्निंग, और लुकिंग लाइक इकरारुल हसन भी कहा है, और सरेआम की तरह था, पता नहीं इसके पीछे उनका क्या मैसेज होगा। खैर, हम उनसे बाद में ही जान सकेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत बातों का और इस खूबसूरत गुफ्तगू का। इंशाल्लाह हम और जान सकेंगे आपसे किसी और नए एपिसोड में। मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।